नमस्कार दोस्तों। पहले और दूसरे दौर के चुनाव के बाद 24-48 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे थे। विपक्षी दलों के नेता, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे ऐसे लोग जो वोटिंग के दिन वोटिंग कितनी हुई, कितनी फीसदी, कितना गिरावट, इसको लेकर तमाम तरह के विश्लेषण करते हो तमाम लोग इंतजार करते रहे। लेकिन कई दिन लगे और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से कल वो आंकड़ा जारी किया गया। पहले दौर के 10 दिन बाद, दूसरे दौर के 4 दिन बाद, कि कहां किस इलाके में कितनी वोटिंग हुई, ये आंकड़े आए। और उस आंकड़े के बाद बहुत तरह के सवाल चुनाव आयोग पर उठे कि आखिर 10 दिन क्यों लगा। पहले दौर की वोटिंग के बाद कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, और ये आंकड़ा जो 24-48 घंटे में जारी होना चाहिए था, उसमें देरी को लेकर कई तरह की बातें कही गई। तो हमारे साथ है खास मेहमान योगेंद्र यादव, जो अभी कर्नाटका में है, और मैं हूं अमेठी में, रायबरेली अमेठी इलाके में घूम रहा हूं। तो चूंकि इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, इस डिजिटल दौर में जब सब कुछ एक कंप्यूटर के जरिए दर्ज होता है, तो ये सवाल उठ रहा है कि 10 दिन देरी क्यों। तो मैंने सोचा उन सवालों का जवाब योगेंद्र यादव जी से तलाशें, क्योंकि कल उन्होंने भी ट्विटर पर इस देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने, योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि 35 सालों से मैं इलेक्शन का अध्ययन कर रहा हूं, चुनाव और चुनाव प्रक्रिया का, और पहली बार मैंने इस तरह से ये देरी देखी। तो इसलिए कुछ सवाल जो उठाए, सीधा सवाल योगेंद्र यादव से। चूंकि योगेंद्र जी आपने कुछ सवाल उठाए, मैं आपके सवालों के जरिए ही इस बातचीत में दाखिल होना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों को लेकर जो सवाल आप या विपक्षी दल उठा रहे हैं, उन सवालों की बुनियाद क्या है, आधार क्या है, और वो सवाल क्या है, एक साथ जवाब दें ताकि दर्शक समझ पाए। शुक्रिया अजीत भाई। जो चुनाव के आंकड़े अक्सर 12 या 24 घंटे में आ जाते थे, कितनी वोटिंग हुई, उन आंकड़ों को आने में 11 दिन लगे। ये अद्भुत है, असाधारण है, शंका को जन्म देता है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उनके निकम्मेपन का सबूत है। लेकिन अभी से हम ये न मान लें कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसका प्रमाण नहीं है। मैं चाहता हूं स्पष्ट समझें, क्योंकि चुनाव आयोग के जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे इतना शक सबके मन में पैदा हो गया है कि अब आप कुछ भी कह दो तो लोग यकीन कर लेते हैं। दिक्कत, दुर्भाग्य ये है, एक जमाना था जब चुनाव आयोग कुछ भी कह ले लोग उस पर यकीन कर लेते थे। आज वो कुछ भी कहें उस पर यकीन नहीं होता। देखिए हुआ क्या है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक समझें कि होता क्या है। वोटिंग होती है बूथ पे वोटिंग करके उनसे फोन पे मांगा जाता है। आप अमेठी में बैठे हैं तो मान लीजिए वहां के हेडक्वार्टर से फोन किया जाएगा, भाई गौरीगंज में कितना फोन हुआ, गौरीगंज के हर बूथ से वो कोई फिगर दे देंगे। उसके आधार पे वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है, शाम को 5 बजे कह देगा अमेठी में अब तक 50% मतदान। लेकिन वो खाली अनुमान होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। फिर उसके बाद 7 बजे जब पोलिंग पूरी हो जाती है, तब ऑफिसर से पूछा जाता है फोन से, जिस भी तरीके से, भाई आपके बूथ में टोटल कितनी पोलिंग हुई। वो दे देता है फिगर, जिसके आधार पर एक आंकड़ा रिलीज किया जाता है शाम 7 बजे के बाद, जो थोड़ा प्रामाणिक होता है लेकिन बहुत अच्छा वो नहीं होता। तो आज तक क्या किया जाता था कि 7 बजे के बाद एक फिगर रिलीज कर देता था इलेक्शन कमीशन, मोटा अंदाजा लगा के 62%, और अगले दिन सुबह जाके प्रामाणिक आंकड़े आते थे। उसकी वजह यह है कि पोलिंग पार्टी जहां भी है उस गांव से चल के, वो मान लीजिए गौरीगंज हेडक्वार्टर है, मान लीजिए अमेठी हेडक्वार्टर है, तो वहां पे आएंगे, वहां पे अपना बक्सा जमा करवाएंगे और साथ में फॉर्म लेके आएंगे। फॉर्म को लिखा जाएगा और उसका टोटल किया जाएगा। ये प्रक्रिया रात तक चलती है, कभी कभी रात 1-2 बज जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में तो आते आते सुबह 3 बज जाते हैं उनको। तो ये प्रक्रिया रात भर चलती है और अगले दिन सुबह सबको टोटल करके आंकड़ा रिलीज कर दिया जाता है। एक वैधानिक प्रक्रिया भी है कि इलेक्शन कमीशन जिस ऑब्जर्वर को अपॉइंट करता है, वो ऑब्जर्वर अगले दिन हर बूथ के फॉर्म 17, उसको कहा जाता है, उसको इकट्ठा करता है। फॉर्म 17 क्या होता है, जैसे ही पोलिंग पूरी होती है, वहां पे बैठा हुआ जो उसका रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस बूथ का, वो तमाम एजेंट्स के सामने लिखता है इस वोट में 778 वोट पड़े। टोटल 1115 थे, जिसमें से 778 वोट पड़े, उन पे सिग्नेचर हो जाते हैं। अगले दिन बैठ के जिले का कलेक्टर, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है, सबको जोड़ता है, जोड़ के आंकड़ा लगाता है कि इस विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े, लोकसभा के अंदर
85,000 इतने इतने वोट पड़े, बन जाता है हिसाब, और ऑब्जर्वर देख के उसको वेरीफाई करता है। उसके आधार पे 24 घंटे के बाद, देर से देर 24 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया करता था। हम वेट करते थे, शाम का जब आंकड़ा आता था, मीडिया पे चर्चा होती थी, मैं अक्सर हंसा करता था कि नहीं यार देखिए कल सुबह तक आंकड़ा बदल जाएगा, सुबह वाले आंकड़े पे यकीन कीजिए। अमूमन 12 बजे तक, देर से देर अगले दिन शाम 5 बजे तक आपको ऑथेंटिक आंकड़ा मिल जाता था, और आंकड़े का मतलब वहां पे 9,87,518 वोट पड़े, जिसमें से इतने पुरुष इतने महिलाएं, ये सब आंकड़ा आ जाता था। इस बार 3 चीजें बदली हैं जिसके कारण ये शंका पैदा हुई है। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर आंकड़े देने की बजाय एक ऐप बना दिया। अब देखने में तो स्मार्ट बात लगती है, ऐप बहुत अच्छा था नहीं, धीरे धीरे काम कर रहा था, और हमने उस ऐप को मॉनिटर किया क्योंकि और कोई तरीका नहीं था बताने का। आपके शो पे जाना था, बात करनी थी, इसलिए मैं उस ऐप को देखता रहता था। उस ऐप में 12 घंटे बाद ही आंकड़े नहीं बदले, 24 घंटे बाद ही नहीं बदले, 72 घंटे तक आंकड़े बदलते रहे, जिसका कोई कारण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चलिए आपने 72 घंटे तक किया, उसके बाद आपको एक ऑफिशियल रिपोर्ट तो देनी चाहिए ना कि भाई इतना वोटिंग हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज ही नहीं किया। 19 तारीख को पहले फेज का इलेक्शन हो गया, 26 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कहा ही नहीं ऑफिशियली कि कितने हो गया। बस ऐप देख लीजिए, और ऐप में बदलता रहता है, और ऐप में पूरा स्टेट का एवरेज नहीं है, देश का एवरेज नहीं है। तीसरी और अद्भुत बात जो हुई कि वो जब अंत में इलेक्शन कमीशन ने कल शाम को रिलीज किया, यानी कि पहले फेज के 11 दिन बाद, दूसरे फेज के 4 दिन बाद, जो चीज 24 घंटे में होनी चाहिए थी, इतने समय के बाद भी पूरा आंकड़ा रिलीज नहीं किया, केवल प्रतिशत बता दिया। अब आप कहेंगे प्रतिशत में क्या बुरी बात है? बुरी बात यह है कि जब लाखों का आंकड़ा होता है, मैं आपको बता दूं कि 62% वोटिंग हुई, तो 62% का मतलब 6,20,000 भी हो सकता है, 62% का मतलब 6,20,899 भी हो सकता है, 62% का मतलब 6,19,004 भी हो सकता है। यानी कि कुछ सैकड़ों वोट की हेराफेरी की गुंजाइश उसके बावजूद बचती है। ये समस्या है, और इसलिए अब सबके मन में शक हो रहा है कि भाई हो ना हो, कुछ दाल में काला है। चुनाव अच्छा, आयोग में, नहीं आप अपनी बात पूरी कर ले। चुनाव आयोग ने जिस निकम्मेपन का एक परिचय दिया है, उस संदर्भ में जबकि पूरे देश की निगाह चुनाव आयोग पे है, शक लोगों को है। चुनाव से एक हफ्ता पहले 2 चुनाव आयुक्त बदले गए हैं, रहस्यमय तरीके से एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है, पूरा देश इनको देख रहा है। उस वक्त ऐसा अगर काम करेंगे तो लोग जाहिर है सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने की एक विशेष वजह यह है कि जिस दिन शाम को 19 तारीख की शाम को जब पहला आंकड़ा दिया गया तो हमें बताया गया 60% मतदान है। 11 दिन बाद जब अंतिम आंकड़ा दिया गया तो बताया गया 66% है। अब ये तो बहुत फर्क हुआ। वैसे मैं क्योंकि इतने सालों से देखता आ रहा हूं, मैं आपको बता दूं 2-4% हर बार ऐड हुआ करता था 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन 2-4 की बजाय 6 हुआ, और रिलीज हुआ 11 दिन बाद, और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता वैसे ही संदेह के दायरे में है। तो सब कुछ मिला के ये बिल्कुल बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया, और चुनाव आयोग पे इतने बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो गए हैं। मैं फिर भी कहूंगा, अभी से हम ये न मान लें कि 6% वोट का घोटाला हुआ है जो हमारी पकड़ में आ गया है। ऐसी बात अभी से हम ना मान लें, क्योंकि इस सिस्टम में एक सेफ गार्ड है, और सेफ गार्ड वो है जो मैंने आपको बताया है, वो ये कि फॉर्म 17C नामक एक चीज होती है, जो कि वहीं बूथ पे पोलिंग खत्म होने के टाइम आपको कहना पड़ता है कि इतने वोट पड़े, और वहां पे सिग्नेचर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी और पार्टियों के एजेंट के भी सिग्नेचर होते हैं। तो अगर इसके बारे में कोई भी संदेह है तो आज भी उस फॉर्म 17 को जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, और ये 66% का क्या आधार हुआ इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन ये बात जरूर है, चुनाव आयोग ने जितने विचित्र तरीके से काम किया है उसके बाद इस जांच की जरूरत अब महसूस होती है। अब आपने 3 महत्वपूर्ण बातें आपने कही, 3 अहम बातें। एक तो आपने कहा कुछ दाल में काला है, दूसरी बात आपको चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह है, और तीसरी बात आपने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो सवाल है उस सवालों की जद में ये बातें कही। अब पहली बात कि ये दाल में काला क्या है जरा समझना चाहें, एक बात। दूसरा, ये 10 दिन, ये 11 दिन क्यों लगा, आपको क्यों लगता है? तीसरी बात,
कि मैंने उतनी बारीकी से 35 सालों का, जो आपने ट्विटर पर जैसे लिखा, मैंने बारीकी से इलेक्शन डेटा के आने की मियाद को नहीं चेक किया कभी। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता 2009 में क्या हुआ या 14 में क्या हुआ या उससे 2004 में क्या हुआ, 24 घंटे के भीतर आ गया था क्या, सारे आंकड़े आ गए थे क्या, उस रोशनी में अगर समझाए कि क्या बदला। ये आप कहने की स्थिति में है कि जो आपने चूंकि ट्विटर पर लिखा कि 35 साल में या 20 साल में जितने चुनाव हो रहे थे उसमें सब में 24 से 48 घंटे में सारे आंकड़े आ रहे थे, जो आंकड़े अभी 10 दिन या 11 दिन बाद आए। अजीत भाई, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था उस जमाने में भी 24 घंटे में आ जाते थे आंकड़े, क्योंकि नियम ये है कि आपको 24 घंटे के भीतर, आप 24 घंटा भी नहीं, 12 घंटे के अंदर अंदर आप आते हैं, पहुंचते हैं, अपना बक्सा जमा करवाते हैं और जमा करवाते वक्त आप लिखवाते हैं कि मेरे बूथ के अंदर 785 वोट पड़े। उसके बाद ही आपको छुट्टी मिलती है, तब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर घर नहीं जा सकता, खाना नहीं खा सकता। तो ये तो भारत, देखिए, भारत का चुनाव के सिस्टम आज नहीं बने हैं, ये 70 साल से बने हुए बहुत रोबस्ट सिस्टम्स हैं। और ये करके, और रातों रात 3-5 बजे तक गिनती होती थी, और जिन जमानों में कंप्यूटर नहीं थे, ये सब फैंसी गैजेट नहीं थे, तब भी कोई क्लर्क उसके ऑफिस में बैठ के करके और अगले दिन 24 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग किया करता था। अफसोस की बात यह कि अब नहीं हो रहा है ये। मैंने आज ये सब होने के बाद 2 लोगों से बात की, दोनों का नाम नहीं बताऊंगा। एक वो जिन्होंने खुद बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते थे, काफी कुछ करवाया, चुनाव पे लिखते भी हैं। दूसरे वो जो कि बहुत वरिष्ठ चुनाव अधिकारी रहे। दोनों हंसने लगे। एक ने कहा, यार नाक कटवा दी इस इलेक्शन कमीशन ने, कितना वक्त हमने करके इज्जत बनाई थी और ये मतलब सारी दुनिया हंस रही है अब हमारे काम के ऊपर, नाक कटवा दी इन लोगों ने। दूसरे ने कहा कि भैया इनकॉम्पिटेंस के अलावा मैं तो कोई कारण समझ नहीं सकता, ये तो घोर इनकॉम्पिटेंस है कि आप ये ना कर पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा 3 बातों के साथ, मैंने चौथी बात भी कही है अभी अजीत भाई, और वो ये कि अभी से हम इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि 6% वोटों का घोटाला हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा एक, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी मतलब बहुत बड़ा आरोप लग जाता है बिना बहुत ऐसा एविडेंस के। अभी आप एजम्पशन पर बात कर रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं प्रक्रिया पे से। और मेरे ख्याल में जो हुआ है वो ये, मैं इनकी चालाकी है, इनकी इनकॉम्पिटेंस के अलावा एक चालाकी है, वो भी मैं बता देता हूँ चालाकी क्या है। चालाकी ये है कि 2019 में चुनाव आयोग पकड़ा गया था। पकड़ा क्या गया था? चुनाव आयोग ने इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो सामान्य डेटा रिलीज करते हैं, उसमें उन्होंने किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पोल हुए, ये आंकड़ा भी रिलीज किया। और एक स्मार्ट पत्रकार थी, नीलम अग्रवाल, उन्होंने दोनों डेटा को मैच करके देख लिया और उन्होंने देखा कि भाई जितने वोट, मेरी बहनों का नाम नीलम और पूनम है तो मैं कंफ्यूज करता रहता हूँ। पूनम अग्रवाल जी। एक बहन से दूसरे बहन के नाम में चला जाता। कोई बात नहीं। तो पूनम अग्रवाल ने चेक करके उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया कि भाई जितने वोट पोल हुए थे उससे ज्यादा वोट काउंट हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन ने के पास कोई जवाब नहीं था उस चीज का, और इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में वेबसाइट से वो डेटा हटा दिया। ये स्कैंडल बन गया, जिसका आज तक चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने पूछा चुनाव अधिकारियों से, उन्होंने कहा देखिए 2000 बूथ होते हैं, उसमें 2-4-5 बूथ के अंदर कोई ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है, इसकी वजह से मिसमैच होता है। तो मैंने कहा मिसमैच तो फिर 150 वोट का ही होगा। उन्होंने कहा इतना ही जेन्युइन होता है, इससे फालतू नहीं होता। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100-200 वोट का मिसमैच हो सकता है और नहीं होगा। मगर पूनम अग्रवाल जी ने दिखाया कि हजारों वोट की डिस्क्रिपेंसी थी। तो चुनाव आयोग ये जो चुनाव का डेटा देने में देरी कर रहा है, देरी भी नहीं, दरअसल वो देना चाहते नहीं थे। द हिंदू में कल रिपोर्ट छप गई, इसके कारण उनको शर्मा शर्मी अब डेटा रिलीज करना पड़ा, करने की उनकी नीयत नहीं थी। उसके पीछे खेल यही है कि हम एग्जैक्ट आंकड़ा न दें, ताकि जब वोट काउंटिंग का डेटा आए और वोट काउंटेड और वोट पोल में डिस्क्रिपेंसी नजर आए, तो ये हमारे ऊपर उंगली ना उठने पाए। तो इसका बजाय कि आप डिस्क्रिपेंसी होने ना दें, बजाय कि आप सावधानी बरतें, बजाय कि आप 100% पारदर्शिता बरतें, उन्होंने इस चालाकी से सोचा कि तुम डेटा ही रिलीज मत करो पोलिंग का, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये चालाकी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता और भी कम हो गई है।
एक और सवाल है, बहुत सारे विपक्ष के नेता मैं देख रहा हूँ, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के लीडर सीताराम येचुरी, तमाम लीडर्स कल ही से एतराज जता रहे हैं, मंशा संदिग्ध बता रहे हैं, और वही कि उस समय लग रहा था कि वोटिंग प्रतिशत काफी गिरा, 60% जैसा था, फिर अब 66% बढ़ा कैसे, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं। ये सारे विपक्षी दल कल देर शाम से कर रहे हैं। आपने जो ट्वीट में एक और बात की, चूंकि मैंने पहले ही कहा इस राइडर के साथ कि मैंने उस बारीकी से पूरी प्रक्रिया को कभी फॉलो नहीं किया, इसलिए एक जानकार के तौर पर, चूंकि आप सेफोलॉजी भी करते रहे, इसलिए मैं आपसे सवाल, चूंकि आपने ट्विटर पर लिखा कि पहले ये होता था कि जो जानकारी मिलती थी वोट के करने वालों के पूरे आंकड़े और हर विधानसभा के हिसाब, ये सब चीज नहीं मिल रहा, इसलिए इलेक्टोरल ऑडिट नहीं हो सकता सिर्फ परसेंटेज मिलने से। तो पहले और अब क्या जानकारी में क्या बच गई जो चुनाव आयोग को देना था, जो आपने लिखा है? तर्जुमा यही है कि चिंता इस बात की है, पहले दौर के चुनाव के 11 दिन बाद, दूसरे दौर के चुनाव के 4 दिन बाद जो आंकड़े मिले हैं वो भी पूरे नहीं है। पूरे इस मायने में नहीं है कि आपको बताया गया है कि एग्रीगेट डेटा की बात जो आपने की है, हाँ, जितने वोट पोल किए और जितने गिने गए, ताकि बीच में कोई एम्बिग्विटी ना रहे, जो आपने कहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया जाएगा कि राजस्थान के सीकर में 63.2% वोट पड़े। अब आप इससे अनुमान लगाते, ये नहीं बताया गया जो कि पिछली बार बताया जा रहा था 2019 का एग्जैक्ट आप देखिए, 2019 में आपको बताया जाता था सीकर में 9,87,518 वोट पड़े, जिनमें से 4,98,325 महिलाएं थी, इतने पुरुष थे, ये बताया जाए। ऑडिट तभी होता है, देखिए जब पैसे का भी ऑडिट होता है, कोई ऑडिटर आपको ये नहीं कहता 98 लाख रुपए खर्च हुए, वो आपको बताता है 98,586,000 इतने इतने और 57 पैसा। जब तक वो फिगर नहीं दे, मैंने एक बार ऑडिटर से पूछा कि आप ये क्यों इतनी डिटेल में पढ़ते हैं 57 पैसा, उसने कहा इसका 57 पैसे से संबंध नहीं है, इसका इस बात से संबंध है कि आपका आंकड़ा ऊपर से नीचे तक मैच करता है या नहीं, ये आपकी इंटीग्रिटी एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी का चेक है कि इसमें कहीं इधर उधर का मामला नहीं है। तो ये एक एक्यूरेसी का चेक है और दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन उस एक्यूरेसी से बचना चाहता है, भागना चाहता है, और इसलिए मेरा अब भी मानना है कि ये विपक्षी दलों ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाए हैं और काफी सही सवाल। ऐसे संदेह होना तो स्वाभाविक है, भाई 11 दिन हो गए आप डेटा रिलीज नहीं कर रहे जो 24 घंटे में होना चाहिए था, ये क्या मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात पूछी है उन्होंने। मेरा अब भी मानना है कि इसका बड़ा साधारण तरीका है, ऑब्जर्वर 24 घंटे में बैठता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ऑब्जर्वर सारे 17C फॉर्म को इकट्ठा करता है, उसको टैली करता है और वो उम्मीदवारों को दिखाता है, जरूरत हो तो उसका एक बार फिर टैली कर लीजिए, हो जाएगा ये चीज। और ये जो 6% का गैप, ये सब होने के बावजूद मैं फिर याद दिला हूं अजीत भाई, अभी भी इलेक्शन कमीशन ने जो कल शाम को रिपोर्ट रिलीज की है उसके हिसाब से भी देश में टर्नआउट 4% गिरा है। और वही जो अपनी हम पिछली बार बात हुई थी, मैंने 4% का आंकड़ा ही यूज किया था क्योंकि तब तक इलेक्शन कमीशन में रिवाइज डेटा हमें मिल गया था। पहले दौर में 4, 3.8 और दूसरे दौर में शायद 3.5 ऐसा कुछ गिरा है। तो गिरावट हुई है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है और होना चाहिए 2-3 चीजें। इस लंबी बात को कंट्रोवर्सी न बनने दिया जाए, इसके लिए मेरे 2-3 सिंपल सुझाव हैं। एक तो ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे रिटर्निंग ऑफिसर ने जितने भी बूथों के फॉर्म हैं जमा किए हैं, अगर जरूरत हो तो उसको कैंडिडेट्स को बुला के एक बार फिर दिखा दिया जाए कि भैया ये है और इसके एग्जैक्ट आंकड़ा ये है। नंबर 2, चुनाव आयोग मेहरबानी करके वो आंकड़ा जो कि हर चुनाव क्षेत्र में पड़ा है, चुनाव आयोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीकर में चुनाव पूरा ही नहीं हो सकता जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर ने एग्जैक्ट एक वोट का हिसाब न किया गया होगा। मेहरबानी करके इलेक्शन कमीशन आप चालाकी मत कीजिए, इस आंकड़े को रिलीज कर दीजिए, उनके पास पड़ा, इलेक्शन कमीशन की टेबल पर पड़ा हुआ है आंकड़ा, इसमें कोई नई बात नहीं है, चालाकी मत कीजिए। नंबर 3, अब थर्ड राउंड से मेहरबानी करके 24 घंटे के अंदर ये आंकड़ा रिलीज करना शुरू कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन की बहुत भद्द पिट चुकी है और भद्द मत पिटवाइए। इस चुनाव के बारे में यूं ही बहुत बड़े संदेह हैं, ये खामखा का इतना बड़ा संदेह और खड़ा मत कीजिए। अब एक सवाल और कि चूंकि आप फिर बार बार चालाकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चालाकी ना करे, इस चालाकी से क्या हो सकता है? मतलब क्या नफा नुकसान या नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है? कोई दिशा बदल सकती है, ऐसी आशंका है?
आपको ध्यान होगा एक पेपर लिखा गया था अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा, जिसकी वजह से जिसमें उनकी नौकरी तक चली गई थी शायद। जी जी जी, उसमें उन्होंने कई आंकड़ों का इस्तेमाल किया था, जिसमें से एक आंकड़ा ये था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे दिखाया था कि टर्नआउट की वोट इतने पड़े, लेकिन वोट काउंट उन्होंने कुछ और किए थे। इसको उन्होंने एक प्रमुख डिस्क्रिपेंसी की तरह दिखाया था, जो बिल्कुल सही कहना था उनका। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अगली बार कोई इस तरह की चीज को ना पकड़े। ऐसा क्यों करने की जरूरत होती है, या ऐसा, जैसे मैंने कहा, ऐसा सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी और गफलत से भी हो जाता है। 150-200 वोट का अंतर, जिसमें कोई इंसान है, गलती सबसे होती है, ठीक करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन इसमें साथ में कहीं ना कहीं हेरा फेरी का संदेह होता है। वोट डले 9,80,000, काउंट हो गए 10,10,000, तो 30,000 वोट कहां से आए, किसने डाले, क्या हुआ ना? इसमें एक छोटा सा हिस्सा पोस्टल बैलेट का रहता है, जो कि अकाउंटेड है, उसकी तो बिल्कुल क्लियर गिनती होती है। लेकिन इसके अलावा क्या है, इसको लेके संदेह है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस वक्त इतना संदेह का माहौल है, मेरे जैसा व्यक्ति जो अमूमन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिसमिस करता रहता है, मैं अमूमन इस तरह की किसी संदेह पे विश्वास नहीं करता, मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी आज संदेह है। तो इसलिए ऐसे में ये जो चोरी छुपाना, गुप्त रखना चीजों को, ये मत कीजिए, ट्रांसपेरेंसी से काम लीजिए। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति तो फिर भी विश्वास कर लेगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोसीजर समझता हूं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के मन में तो अभी बात चिपक गई ना, कि आपने पहले दिन 60 कहा था, अब 66 बोल रहे हो ना हो, कुछ बड़ा हेर फेर हो गया है। ये बात हुई नहीं है। लेकिन एक ये जब संदेह चिपक जाता है, और बिल्कुल चुनाव आयोग की अवॉइडेबल मूर्खता के कारण ऐसा हुआ है, तो ये ना होने से फिर भी मेरा कहना होगा, चुनाव आयोग थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिए। जनता, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, सिर्फ देश नहीं, दुनिया आपको देख रही है। और ऐसी छोटी सी गफलत एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके काम पे लगा रही है। अब इससे रिलेटेड आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद एक दो सवाल आपके पास वक्त होगा तो कर्नाटका पर, चूंकि कर्नाटका में फिर आपने, देखिए मैं आप ही के शब्द पकड़ रहा हूं, आपने कहा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर मैं यकीन नहीं करता हूं, लेकिन हेरा फेरी, तो हेरा फेरी शब्द का इस्तेमाल किया। एक दर्शक के नाते मैं भी, या एक मैं कह सकता हूँ चुनावी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से न जानने वाले एक नागरिक के तौर पर, इसमें क्या हेरा फेरी की गुंजाइश है? जैसे आप 20-25 हजार वोट पड़ा कम, गिना गया ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर हम यही, सिर्फ समझने की कोशिश करें तो। अगर चुनाव आयोग ने 2019 के इस मामले पर प्रकाश डाला होता, कोई एक्सप्लेनेशन दी होती, तो हमें पता लगता। उन्होंने किया क्या, वेबसाइट से वो डेटा फटाफट मिटा दिया, ये सोचते हुए कि किसी को पता नहीं लगेगा, वो सारा डेटा स्टोर हो गया और पूरी दुनिया भर में रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो डेटा। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जैसा मैंने कहा, इसके पीछे दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो लेजिटिमेट, थोड़ा सा मानवीय चूक, गलती, ये क्लरिकल मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन क्लरिकल मिस्टेक 20,000 वोट का नहीं होता। क्लरिकल मिस्टेक मतलब 2,000 बूथ में मिला भी लें तो आपको कुल मिला के 200-400 वोट का क्लरिकल मिस्टेक होता है। उससे अधिक होता है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि क्या कुछ जगहों पे मशीन बदली गई, क्या कुछ जगहों पे मशीन का जो डेटा था वो आया लेकिन लिखा कुछ और गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ धांधली किसी स्टेज पर हुई। ये संदेह पैदा होता है। हालांकि फिर मैं कहूंगा, हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सेफ गार्ड है। बूथ के ऊपर इलेक्शन एजेंट को साइन करना होता है। काउंटिंग के वक्त, काउंटिंग जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है, सबसे पहला काम ये होता है, फॉर्म 17C ये है, और ये देखिए इतने वोट निकले, दोनों बराबर है ना। उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो सेफ गार्ड है। लेकिन आप ही बताइए अजीत भाई, जहां कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले रहा है, एक नहीं जी, दो दो जगह राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट से नामांकन वापस करवाया जा रहा है, तो बेचारा बूथ नहीं, एजेंट अब और चूंकि ये बात कही तो मैं तो क्या यहाँ ऑन हैसियत रिकॉर्ड, हो। बहुत सारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो इंदौर में हुआ है, उस कैंडिडेट के बारे में, जो कांग्रेस के कैंडिडेट ने नामांकन वापस लिया है, उसके बारे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोई पुराना मुकदमा था, उस मुकदमे में 307 की धाराएं जोड़ दी गई, अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई, जेल जाने का खतरा था, और उसके बाद
डर से कहें या दबाव में उस कैंडिडेट ने वापस लिया नामांकन। और दिलचस्प बात, उसके बाद वो कैंडिडेट आखिरी दिन नामांकन वापस लेकर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में बैठे, कैलाश विजयवर्गीय सेल्फी लेकर ट्विटर पर डाल रहे हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं न सिर्फ बेशर्मी से बल्कि ब्लेटेंटली डंके की चोट पर कर रहे हैं कि ये देखो जो विपक्ष का जो कैंडिडेट था, जो चुनौती बन सकता था, क्योंकि वो बाइपोलर 1-to-1 मुकाबला है, उसमें से मुकाबले से एक को हटाया। सूरत में जिस तरह से हुआ, कैंडिडेट, उसके प्रस्तावक सब अंदर से पहले अंदर खाने मिले हुए थे। तो ये चीजें हो रही है, खजुराहो से भी जानकारी आई। तो ये सही आशंका है। उन आशंकाओं के की रोशनी में योगेंद्र यादव जी के सवाल है। योगेंद्र जी। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि भाई जहां आपने विपक्ष के कैंडिडेट से विथड्रॉ करवा लिया, वहां कैंडिडेट के एजेंट बेचारे की क्या बिसात, और बूथ का एजेंट और काउंटिंग एजेंट उस बेचारे की तो क्या हिम्मत, क्या बिसात है जब आप कैंडिडेट को कर सकते हो। इस स्थिति में हालांकि कागज पर हमारे पास तमाम सेफगार्ड है, आज भी हिंदुस्तान के चुनावी प्रक्रिया बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, कागज पे तमाम सेफगार्ड हैं, एक नहीं 4-4 सेफगार्ड हैं, लेकिन जहां इस किस्म की बदमाशी हो रही हो वहां क्या नहीं हो सकता, ये देख के लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। संदेह वाजिब है। आज के चुनाव आयोग के कामकाज देखते हुए तो संदेह और भी ज्यादा गहरे हैं। लेकिन मैं फिर भी इस देश के नागरिक के नाते, इस देश की चुनावी प्रक्रिया में एक जमाने में गर्व करने वाले व्यक्ति के नाते मेरी आज भी इच्छा होगी, अनुरोध होगा कि इस पर चुनाव आयोग फॉर्म 17A को दोबारा एग्रीगेट करके डेटा रिलीज कर दे, दिखा दे कि भैया एजेंट के साइन है, घबराइए नहीं आप इसके अंदर, और उसके बाद अगले राउंड से चुपचाप से 24 घंटे बाद डेटा रिलीज करना शुरू कर दे। आज इतनी जी, बात, कर्नाटका की बात कभी फिर करेंगे। चलिए ठीक है। बहुत अहम बात योगेंद्र यादव जी ने कही, और ये सही है। किसी को भी लगेगा कि इस दौर में, डिजिटल एज में, कैसे एक आंकड़े को जारी करने में चुनाव आयोग 11 दिन लेता है। और उसके बाद ये सवाल है, सवाल अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि उन सवालों की बुनियाद है जिस ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला गया, जिसका जिक्र योगेंद्र यादव जी ने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। चूंकि आप कर्नाटका में हैं, मैं यूपी में हूं, हम लोग 7 तारीख को, जिस दिन वोटिंग होगी तीसरे दौर की, उस दिन फिर मुलाकात होगी। हमारे दर्शक देख पाएंगे, सुन पाएंगे योगेंद्र यादव ने पूरे चुनाव के दौरान क्या समझा, क्या देखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। नमस्कार।